लास्ट टॉपिक रह गया है चैप्टर का, हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग। क्वेश्चन आता है, हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग। आप सभी जानते हैं कि इवोपरेशन जो है वो कूलिंग करता है, लेकिन ये करता कैसे है, कहाँ से हो पाता है कूलिंग इससे, ये क्वेश्चन है हमारे सर पास। सर जो भी लिक्विड होता है वो उससे हीट अब्जॉर्ब कर लेता है, जिस भी सरफेस पर होता है उससे हीट अब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर वो सरफेस कूल हो जाती है। हाँ, जैसे ये बीकर तो नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे एक सरफेस, ये सरफेस बनाते हैं। इस सरफेस के ऊपर हमने कोई लिक्विड पोर किया है ऐसे। तो लिक्विड जब सरफेस के ऊपर पोर किया तो इसके पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे। ओके, यहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स होंगे, इसके ऊपर ऐसे लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे। ये लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस सरफेस से एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी गेन करेंगे, नीचे से एनर्जी गेन करके ऊपर वाले पार्टिकल तक पहुँचेगा ये एनर्जी। और जब ये ऊपर वाले पार्टिकल तक एनर्जी पहुँचेगा, और ऊपर वाला पार्टिकल जो अपर पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनस्टेबल। वो हो जाएगा अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जब उसके पास एनर्जी आएगी वो इन एयर के कांटेक्ट आएगा, तो फिर वहाँ से जो उसके बीच में इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन होगी, उसके बीच में वो वीक हो जाएगा इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन। वो एनर्जी गेन करने के बाद बाहर निकल के उड़ने लग जाएगा। तो जितनी एनर्जी नीचे से ये गेन करेगा उतनी जल्दी वो बाहर निकलेगा। और क्योंकि एनर्जी गेन कर रहा है हीट की फॉर्म में, तो फिर सरफेस को वह कूल करेगा। एनर्जी गेन कर रहा है हीट की फॉर्म में, तो वह सरफेस को कूल करेगा, सरफेस को कूल करेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, तो फिर हम लिखते हैं यहाँ पर, ड्यूरिंग इवोपरेशन गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। ये क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टार्ट। ड्यूरिंग इवोपरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी of liquid gain energy from their surrounding। कहाँ से एनर्जी गेन करेगा, अपने सराउंडिंग से। जिस सरफेस पे है वो उससे एनर्जी गेन करेगा। फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू ओवरकम, इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in order to overcome the force of attraction between them। आपस में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको वो कम करेगा, और उससे ज़्यादा एनर्जी गेन करने के बाद वो खुद से दिस causes loss of heat, energy in surrounding, that is why evaporation cause cooling। सो ये लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर का, जो हमने फाइनली कवर कर लिया। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि एवोपरेशन में क्या हो रहा है, एवोपरेशन में सरफेस से जो पार्टिकल है वो एनर्जी गेन कर रहा है, और एनर्जी गेन करने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर अनस्टेबल होकर बाहर निकल रहा है, जिस कारण से जिस सरफेस से उसने एनर्जी गेन करी है उसको कूल किया है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि परफ्यूम और एसीटोन के केस में क्यों हमारा हाथ जो है वो कूल हो जाता है। परफ्यूम ले लिया या फिर एसीटोन ले लिया तो हमारा हाथ क्यों कूल हो जाता है। परफ्यूम ले लिया या एसीटोन ले लिया,
परफ्यूम को हम बेसिकली ईस्टर कहते हैं। ईस्टर क्यों कूल हो जाता है, पता है क्या आप लोगों को? सर सेम रीजन के लिए वो अब्जॉर्ब। पेट्रोल भी इसी में ही आता है। ये तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों ही चीज़ें हैं। यस, बताइए। यस बताइए, आ रहा हूँ। हेलो। इसमें सर ये जो आप नोट्स लिखवा रहे हो सर, मैं आज नहीं लिख पाऊंगा कि मैं बाहर हूँ, तो सर आप इसे शेयर कर सकते हो सर, ये स्लाइड्स को? हाँ शेयर कर दूंगा। स्लाइड्स को शेयर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि हर स्लाइड पे ना स्क्रीनशॉट लेना, फिर उसको एडजस्ट करना, फिर ऐसे करके ये साथ साथ रिकॉर्डेड होगा। तो आप रिकॉर्डिंग पे बीच बीच पे जाके, जहाँ से जैसे आपने एक पेज पूरा फ्लिप कर दिया, फिर बीच में जाके लिख लो, फिर पूरा एक पेज जाके फ्लिप कर लो, ऐसे कर लो, क्योंकि टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा और इसमें कम लगेगा। ओके सर। जैसे मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करने के बाद आप जब उसको क्लिक करोगे तो सीधे 10 मिनट पे जाके देखो तो एक स्लाइड पूरी हो गई होगी, फिर 10 मिनट पे जाके देखो एक स्लाइड पूरी हो गई होगी। तो आपको फास्ट फॉरवर्ड सीधे 10-10 मिनट बढ़ा के देखना है, फिर ये नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? ईस्टर, परफ्यूम, एसीटोन या पेट्रोल, डीजल। इन सबको जब हाथ पे ले लेते हैं, अपने पाम में ले लेते हैं, तो हमारे हाथ को ठंडा महसूस होता है। तो ये ठंडक महसूस क्यों होती है? सर क्योंकि वो हमारे हाथ से थोड़ी सी हीट एनर्जी ले लेते हैं अपने लेटेंट हीट के लिए, टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सर हमारे हाथ में जब हीट एनर्जी कम हो जाती है तो फिर वो ठंडा हो जाता है। परफ्यूम एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, परफ्यूम हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर एसीटोन हो गया, एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। और क्योंकि हमने पाम में रखा है तो पाम से वो हीट एनर्जी ले रहा है। ड्यू टू दिस आर पाम फील्स कूल, हमारे हाथ को ठंडा लगेगा और वो इवोपोरेट हो जाएगा, क्योंकि एक तो वॉलेटाइल सब्सटेंस है, वॉलेटाइल होने के कारण से वो जल्दी से एनर्जी गेन करेगा, और बहुत कम एनर्जी गेन करने के साथ ही वो इवोपोरेट हो जाएगा। इसलिए आपने आपने कहीं देखा होगा, ये सब चीज़ें अगर बाहर किसी सरफेस पे गिरी हों तो वो सरफेस पे गिरने के तुरंत बाद ही साफ़ हो जाती हैं, मतलब क्लियर हो जाता है वहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे। ड्राई आइस के केस में क्या होता है? ड्राई आइस के केस में, ड्राई आइस के केस में क्या होता है? ड्राई आइस को अगर आप हाथ में ले लेते हैं तो क्या होगा? सर ड्राई आइस को जब हम अपने हाथ में ले लेंगे तो फिर सर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा सर, हमारे हाथ से हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, हाँ, लेटेंट हीट लेगा और फिर सर ओवरकम करके वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, है ना? यस सर। ड्राई आइस के केस में वो कार्बन डाइऑक्साइड बनने लग जाएगा। यस। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद वो बर्न कॉज करेगा, कॉज बर्निंग ऑफ योर पाम। आपको उस वक्त तो बहुत कूल कूल महसूस होगा, करे इतना ठंडा, लेकिन बाद में वो बर्निंग कॉज करेगा अपने आपके पाम को। क्यों करेगा बर्निंग कॉज? आपके पाम को बर्निंग क्यों कॉज करेगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इन सब से अलग है। पहले तो वो कूल करेगा, ड्राई आइस जैसी अपने हाथ में लिया वो कूल करेगा, और कूल करने के बाद जब आप ड्राई आइस रख दोगे, बाद में रख दोगे, तो उसमें फिर क्या होगा कि जो कूलिंग करी है वहाँ जो सेल्स होंगे जिसको उसने कूल किया है, वो इतने ठंडे हो गए होंगे कि वो बर्न होके आउट हो जाएंगे, मतलब आपकी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, फिर बर्न अप होके बाहर आएंगे वो एक एक करके, धीरे धीरे, मतलब सरफेस कोरोड होने लग जाएगी। तो बर्निंग भी कॉज होती है ज़्यादा ठंड होने के वजह से, ड्राई आइस के केस में वो इतनी क्या इंस्टेंटली होगा, उसकी सरफेस करोड करनी स्टार्ट हो जाएगी?
हाँ हाँ, वहाँ पे आपने ड्राई आइस ले लिया, जितनी देर आप पेट्रोल ले रहे हो कुछ ले रहे हो, उससे बर्निंग नहीं होगी, वो तुरंत ही आपका इवोपरेट हो जाएगा और कूलिंग करेगा, हल्का सा ठंडक महसूस होगी। लेकिन ड्राई आइस के केस में क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होगी, ये इतनी इंस्टेंटली एनर्जी लेगा आपके पाम से कि वहाँ पे जो सेल्स होंगे, जो आपने पकड़ा है, वो उस पाम के जो सेल्स होंगे वो इतने ठंडे हो जाएंगे कि वो उस ठंड के कारण से डेड हो जाएंगे। और डेड होने का मतलब होगा वो बर्निंग सेंसेशन बाद में महसूस होगी जब आप ओके उसको रख सर। देंगे तब। ठीक है। और सेम ही कंडीशन अप्लाई होगी इवापोरेशन कॉज कूलिंग में। वो चार फैक्टर्स कौन कौन से चार फैक्टर्स? आपका सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी और सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। ये चार फैक्टर्स यहाँ भी कॉज करेंगे। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो कूलिंग ज़्यादा होगी, विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो कूलिंग ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी कूलिंग ज़्यादा होगी, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो कूलिंग कम होगी। वो सारे फैक्टर्स यहाँ भी काम करेंगे। ठीक है। सो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? क्वेश्चंस के लिए आप रेडी हैं? सात्विक, हृदय, अर्नव? यस सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स? इनमें से कौन से मैटर हैं और कौन से मैटर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इनमें से कौन से मैटर हैं और कौन से मैटर नहीं है? सर चेयर मैटर है, एयर मैटर है, लव नहीं है, स्मेल नहीं है, हेट नहीं है, आलमंड्स हैं। चेयर, यस। एयर, चेयर, एयर, आलमंड्स और कोल्ड ड्रिंक, यस सर। यही मैटर है सर ना? स्मेल ऑफ परफ्यूम होगा। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम होगा क्योंकि सर हमें स्मेल तो सिर्फ उनके पार्टिकल्स से आती है। और सर पार्टिक तो स्मेल तो तब आती है जब पार्टिकल्स हमारे नोज के सेंसरी रिसेप्टर्स पर टच होते हैं, तो फिर सर वो भी नहीं होगा। नहीं नहीं, वो नहीं होगा। मैंने कहा स्मेल, लव, हेट, एंगर, ये सब मैटर नहीं होंगे लास्ट। इनमें। ओके। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इन सभी में चेयर हो गया, एयर हो गया, आलमंड्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये एरिया स्वैप करती हैं और मास कैरी करती हैं। स्मेल के केस में क्या होता है, जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की स्मेल आ रही है, वो सब्सटेंस जो है ना, वो मैटर है, वो सब्सटेंस मैटर है, ना कि उसकी स्मेल, उसका हाव भाव। अब जैसे मैंने कहा रेड कलर, ये कहा रेड कलर, अब रेड कलर बताओ मैटर है या नहीं है? नो सर। रेड कलर कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप कहोगे कि मैंने कैमल पोस्टर कलर लिया है, वो रेड है, तो वो एक सब्सटेंस है जो रेड आपको यहाँ पे दिख रहा है। कैमल पोस्टर कलर डिब्बे के अंदर दिख रहा है, किसी बकेट में दिख रहा है, रेड कलर पेंट दिख रहा है, वो सब्सटेंस है, वो कलर। रेड कलर बेसिकली इज़ नॉट अ मैटर। ठीक है, ये उसकी हम एडजेक्टिव बता रहे हैं, एक तरह से उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, नॉट अ सब्सटेंस बता रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा था यहाँ पर, स्मेल ऑफ द परफ्यूम या स्मेल जो है वो मैटर है या नहीं है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे। कोई खाना बन रहा है, उसकी स्मेल जो है वो आपको बहुत दूर तक यहाँ स्मेल पहुँच जाती है और आपको स्मेल आती है, उसकी खुशबू आती है। बट टू गेट अ स्मॉल स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड, मान लो कोई आइसक्रीम ले रखी किसी ने बहुत ठंडी सी, तो इसकी स्मेल यहाँ तक नहीं जाती, इसकी स्मेल यहाँ तक नहीं जाती। तो इसका क्या कारण है? गिव रीज़न फॉर योर ऑब्जर्वेशन। आपकी इस ऑब्जर्वेशन का रीज़न बताइए। सर सबसे पहले सर पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ हॉट फूड और हॉट substances have more kinetic energy, हाँ thus they move more in the air and diffuse easily with
air and thus reach us from far away, and particles of matter of cold food have less kinetic energy, thus don't diffuse and we don't get to smell them from. हाँ, मेन इसमें वही प्रॉपर्टी आ रही है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूसली एंड हैव काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि हॉट फूड है तो इनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, दे कैन मूव फार अवे इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जो कोल्ड फूड है उनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, तो दे कैन नॉट मूव फार अवे इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, और इस कारण से हमें जो सिजलिंग फूड है, हॉट फूड है, उसकी स्मेल दूर तक आती है, सेवरल मीटर्स तक आती है, बट कूल फूड की स्मेल हमें ज़्यादा दूर तक नहीं आती। उसके लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा स्मेल करने के लिए, खुशबू समझने के लिए, चखने के लिए। ओके, तो ये इसका आंसर है। इसमें प्रॉपर्टी क्या आ रही है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूसली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूसली, और क्योंकि कंटिन्यूसली तो काइनेटिक एनर्जी। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है ताकि ये दूर तक स्मेल करेगा, और इसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी कम होती है और ये दूर तक स्मेल नहीं करते, इसीलिए दूर तक इनकी स्मेल हमारे नहीं जाती। इसके लिए हमें नज़दीक जाना पड़ेगा इनको स्मेल करने के लिए, खुशबू सूंघने के लिए, समझने के लिए। अगला क्वेश्चन, द डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन? बताइए। सर लिक्विड्स ऑफ मतलब फ्लूइडिटी की सर प्रॉपर्टी। फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी आएगी। सॉरी No, sir. सर, Sir, particles of matter have spaces. Particles of matter have spaces. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस। सर कंप्रेसिबल की नहीं आएगी? अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर। कट थ्रू वाटर का मतलब क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, उस स्पेस को वो बायफर्केट करके अंदर को एंट्री कर रहा है ना। विच प्रॉपर्टीज मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। डेट इज़ वाई हम कह सकते हैं ना कि ये कंटिन्यूस नहीं है, उनके बीच में स्पेस है, तभी वो अंदर एंट्री कर पाते हैं, है ना। Yes. यस। यहाँ पे सात्विक ने अभी ज्वाइन किया था, फिर वो सात्विक नहीं है अभी यहाँ पे ना। सात्विक, तो सात्विक ने लीव कर दिया। हाँ मेरे को अभी उसका बेल बजी थी ना, अभी देखा था आपने बेल बजी? यस सर, सर वो अभी था बट अब वो नहीं है, हाँ थोड़ी देर पहले था। यस। phone battery is low sir, won't be able to join the class. Okay, ठीक है। सो क्या क्या लिखेंगे आप इसके अंदर? मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस थ्रू आउट, दे हैव स्पेसिस बिटवीन दैम, डेट इज़ वाई द स्विमर डाइव इन वाटर, एंड वो जो स्पेस है उसको उसने बड़ा कर लिया और उसके अंदर एंट्री कर गया वो, ठीक है। मैटर इज़ नॉट कंटिन्यूअस, मैटर इज़ नॉट कंटिन्यूअस, matter is not continuous but is made up of particle which have space between them. Space between them, ये इसका इजी सा आंसर है और यही प्रॉपर्टी इसकी पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स मैं बताने वाला नहीं हूँ, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल की। सही तो लिखी हुई है। हाँ ये तो यस सर, सर दे हैव स्पेसेस, दे अट्रैक्ट ईच अदर। छोटा छोटा लिखता हूँ। एक्सट्रीमली स्मॉल सबसे पहले,
उसके They are बाद very लिखता small. हूँ हैव They स्पेस, have spaces. स्पेस बिटवीन Yes, देम। sir. ओके। Attract थर्ड each इज other. अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्थ इज कंटिन्यूसली मूविंग, poses kinetic energy। Yes. फिफ्थ इज फिफ्थ इज Sir, kinetic energy वाला 15. हाँ kinetic energy फिफ्थ क्या बताऊँ? अट्रैक्ट लिख दिया, स्पेस लिख दिया, एक्सट्रीमली स्मॉल लिख दिया, कंटिन्यूसली मूविंग डेट इज़ वाई दे हैव काइनेटिक एनर्जी। और मैं यहाँ लिख सकता हूँ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास भी अपना वॉल्यूम होगा और मास भी होगा। जैसे मैटर के पास होता है वही पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास भी होगा, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ बनती हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। इन 3-4 प्रॉपर्टी के आसपास ही आपका क्वेश्चन आएगा जो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे इंडेक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डेंसिटी। आप सभी को पता है डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है ना। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज डेंसिटी। डेंसिटी के बढ़ते क्रम में इन सभी को सजाएं। यहाँ पर एयर है, फिर एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, फिर हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो सबसे पहले ये बताओ कि हमें डेंसिटी के बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे कम डेंसिटी किसके पास होगी? सबसे कम डेंसिटी किसके पास होगी? कोई भी गैस मटेरियल के पास सबसे कम डेंसिटी होगी, और कोई भी रिजिड Yes. सॉलिड होगा उसके पास सबसे अधिक डेंसिटी होगी। ये होगा ना, गैस के Yes. पास कम होगी और Yes. सॉलिड के पास रिजिड के सबसे पास कम सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर एयर, और सबसे आखिरी में लिखता हूँ आयरन। एयर और आयरन। ओके, अब आगे बताइए। Yes, sir. एयर के बाद Sir, air के बाद exhaust एग्जॉस्ट फ्रॉम chimney. चिमनी, Yes, sir. एग्जॉस्ट, Sir, उसके बाद फिर इसके उसके बाद बाद सर कॉटन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी के बाद कॉटन सर कॉटन, फिर यस वाटर, वाटर वाटर के सर बाद फिर हनी वाटर के बाद हनी, यस सर उसके बाद चौक और उसके बाद हनी के बाद चौक और फिर आयरन, हनी के बाद चौक Yes. और फिर आयरन। चौक और फिर आयरन। सो ये इजीली हो जाएगा ना। गैस ये है, मतलब गैस में भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे कम डेंसिटी ये एयर के पास है। उसके बाद चिमनी, फिर कॉटन, फिर वाटर, फिर हनी, फिर चौक, और चौक के बाद आयरन, फाइनली आयरन। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में आपको एक टेबल बनाई थी मैंने, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कल बनाई थी हाँ, यस सॉलिड, लिक्विड, गैस की एक टेबल बनाई थी। वैसी टेबल बनानी है इसका डिफरेंस लिखने के लिए आपको। तो ये तो मैं पहले ही करा चुका हूँ, इसमें 7 to 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, डिफ्यूज़न, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, काइनेटिक एनर्जी, स्टेट ऑफ एग्रीगेशन मतलब रिजिडिटी, ये सब बना लोगे आप ना। यस यस हो गया यस सर ये इसका वाले अगला पार्ट है, जब भी समझ नहीं आया ना हृदय या फिर अर्णव, तो आप फिर मुझे बीच में रोक के पूछ लेना साथ साथ ही, ठीक है। यस सर यस ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी। रिजिडिटी किसे कहें? इस रिजिडिटी को कमेंट भी करना है और बताना भी है।
कमेंट भी करना है और बताना भी है कि कौन सा सबसे ज़्यादा है रिजिड। रिजिडिटी बताइए, रिजिडिटी का तो मतलब क्या है? सॉलिड्स रिजिड होते हैं हाँ, सर, जो अपनी शेप नहीं चेंज करता फोर्स अप्लाई करने पे। इसका मतलब क्या है? रिजिडिटी का मतलब हो गया अनबेंडिंग, यस सर, सर जो अपनी शेप नहीं चेंज करता फोर्स अप्लाई। अनबेंडिंग या फिर नॉट फ्लेक्सिबल, वही तो होगा रिजिड। तो इस रिजिड के केस में क्या होगा? सॉलिड सबसे ज़्यादा रिजिड होंगे और सबसे यस सर, कम सॉलिड। गैसेस में होगा, यस सर। है ना? यस दूसरी प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी तो पढ़ भी रखा है हमने। कंप्रेसिबिलिटी सर, का मतलब गैसेस। क्या होगा? सर कंप्रेसिबिलिटी का मतलब वी कैन कंप्रेस समथिंग एंड इट गेट स्क्वीज। उसको हम कंप्रेस करें तो वो स्क्वीज हो जाए। द लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सर लिक्विड हो सकता है ना कंप्रेस? कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड तो होगा ही सर नहीं, solids cannot be compressed, होगा liquids ही नहीं। cannot be compressed much, and लिक्विड, gases can be compressed. हाँ, लिक्विड कैन कंप्रेस एट लो, मतलब थोड़ा सा कंप्रेशर होता है, फिर इसके बाद गैसेस में हायर कंप्रेशन होता है। गैस को अगर हम प्रेशर दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को प्रेशर दें तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो दो तो प्रॉपर्टी हो गई। gases to liquids में कम pressure और liquids to solids में ज्यादा pressure. हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग अ गैस कंटेनर। फिलिंग अ गैस कंटेनर, फिलिंग अ गैस कंटेनर के केस में क्या होगा? फिलिंग अ गैस कंटेनर, तीसरा फिलिंग अ गैस कंटेनर। फिलिंग अ गैस कंटेनर में क्या लिखोगे आप? सॉलिड के केस में, सर लिक्विड के गैस केस में, की, गैस के केस में? सर सॉलिड और लिक्विड की कोई सॉलिड और लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, इसलिए वो पूरा कंटेनर नहीं फिल करते जिसमें उन्हें डालते हैं। हम्म, बट गैस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, तो आप जितने भी स्पेस से देते हो वो पूरी स्पेस को फिल करता है। वो पूरी स्पेस को फिल करेगी। मान लीजिए आपने ये कंटेनर है, इसके अंदर आपने सॉलिड डाला, तो सॉलिड डालने के बाद वो तो ऐसे इधर को ले डाउन हो जाएगा, वो पूरे स्पेस को नहीं घेरेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिक्विड डाला तो लिक्विड नीचे आके रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने गैसियस पार्टिकल डाला, कोई गैस डाली, नाइट्रोजन गैस डाली, ऑक्सीजन गैस डाली, तो जहाँ तक इसका ब्रिम है वहाँ तक ये गैस उसको फिल कर लेगी, मतलब कम्प्लीटली फिल कर लेगी। भले स्पेसेस बहुत ज़्यादा होंगे बट वो फिल कर लेगी पूरे ब्रिम तक। तो यहाँ फिलिंग ऑफ यस गैस कंटेनर में गैस सबसे आगे निकलेगा, फिर उसके बाद लिक्विड आएगा और सबसे आखिरी में सॉलिड आएगा जो खाली ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखेंगे आप? काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखेंगे? सर, सॉलिड के पार्टिकल्स ऑफ मैटर में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है, लिक्विड्स में ज्यादा होती है, और गैसेस में सबसे ज्यादा होती है। हाँ, ये तो काइनेटिक एनर्जी भी इजी है, कर लिया आपने। डेंसिटी, डेंसिटी सॉलिड के पास सॉलिड्स आर डेंसिटी, मोस्ट डेंस। अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पास डेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड के पास और फिर गैसेस के पास, है ना। यस मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशो होता है, डेंसिटी, वो सॉलिड के पास सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड के पास और फिर गैस के पास, ठीक है। इसमें एक चीज़ और रह गई, फ्लूइडिटी। ये फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब क्या है? सर, अबिलिटी टू मूव फ्रीली और अबिलिटी टू फ्लो। एबिलिटी टू फ्लो। एक प्रॉपर्टी है जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वो फ्लो कर सकता है, वाटर की तरह मूव कर सकता है और सरफेस को टच करके आगे बढ़ सकता है। तो इस सरफेस को टच करके आगे बढ़ने में गैसेस होते हैं और लिक्विड होता है, यस जिसमें ये फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है, और सॉलिड में फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होती। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो सॉलिड के अंदर जो बिल्कुल नहीं होता वो होता है कंप्रेसिबिलिटी, बिल्कुल नहीं होती, और फ्लूइडिटी बिल्कुल नहीं होती। सर, और कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन भी नहीं होती ना वैसे फ्लूइडिटी तो। और डिफ्यूज़न भी नहीं होता। हाँ, ये जो नहीं होता इनको ध्यान रखना है। इन तीनों चीज़ों को हमें ज़्यादा अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि
क्योंकि यहीं पे हम कंफ्यूज होंगे। कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी और डिफ्यूज़न, ये तीनों नहीं होता सॉलिड के पास, सॉलिड के पास। ओके, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीज़न। पहला रीज़न हृदय बताएंगे। हृदय, ओके सर, a gas fills completely the vessel in gas fills completely the vessel in which it is kept, as it has no definite volume. Since its particles of matter possess a lot of kinetic energy, they move freely and randomly, and it has no definite volume, thus it fills completely the vessel in which it is kept. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें एक ही प्रॉपर्टी आ रही है, नो फिक्स शेप और वॉल्यूम। ना फिक्स शेप होता है, ना ही वॉल्यूम होता है। ठीक है सर। नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, इससे क्या होगा, जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे वो पूरा कंप्लीटली उसे फिल कर लेंगे, इसलिए गैसेस फिल कर पाते हैं। अगला है, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैस, ये भी समझाया हुआ है मैंने क्लास करते वक्त। एक्सर्ट करेगा प्रेशर जिसके अंदर, जिस कंटेनर में उसको रखा गया है। ये क्यों करेगा प्रेशर एक्सर्ट इसके ऊपर? सर वो रैंडमली मूव करते हैं, क्योंकि इनमें इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, वो रैंडमली मूव करते हैं, तो कभी कभार पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को हिट करते हैं और कभी कभार वो कंटेनर के वॉल को हिट करते हैं, तो उसमें प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो हाँ। फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और सर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, तो फिर से प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, हाँ। वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक उस पर्टिकुलर एरिया में जिसमें वो रखे हुए हैं, और इस कारण से प्रेशर कॉज होता है, क्योंकि फोर्स करते हैं इसलिए प्रेशर कॉज होता है। वेरी गुड। अर्नव, आप बताइए, अ वुडन टेबल शुड कॉल्ड बी अ सॉलिड, व्हाई? वुडन टेबल को हम सर उसकी सॉलिड, फिक्स शेप है। उसकी फिक्स शेप है इसलिए उसको सॉलिड कहते हैं। बहुत आसान है, तो बहुत इजी हो गया। यस सर। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट डू नॉट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। मतलब हम आसानी से हाथ तो मूव कर लेते हैं एयर के अंदर, बट हमें सॉलिड ब्लॉक के सर अंदर क्योंकि एयर के मूव, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, एयर बट के पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड के बहुत स्पेस टाइटली पैक्ड होते हैं। होती है, इस कारण से हम उसके अंदर आसानी से हाथ घुमा सकते हैं, और इसमें नहीं कर सकते, है ना। प्रॉपर्टीज़ की बात आ गई। अगला क्वेश्चन, लिक्विड जनरली हैव्स लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। लिक्विड के पास जनरली डेंसिटी कम होती है सॉलिड के मुकाबले, ये गिवन यहाँ पे दे रखा है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने देखा है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस जो है वो फ्लोट करता है पानी के अंदर, तो आइस तो सॉलिड है, तो फिर ये फ्लोट क्यों करता है? आइस तो सॉलिड है, तो फ्लोट क्यों करता है? सर आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर ओपन केज स्ट्रक्चर होता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एयर स्पेसेस होती है, और इस वजह से उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। जो आइस क्या है, आइस एक क्यूब की फॉर्म में होता है, ऐसे इस तरीके से। ओके, तो क्यूब की फॉर्म में होता है, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में एयर घिरी होती है, ये एयर स्पेसेस हैं। ओके, ये जो दिखा रहा हूँ मैं एयर स्पेसेस हैं। इन एयर स्पेस होने के कारण से इनकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से ये एयर स्पेसेस हैं, डेंसिटी कम होने की वजह से ये आसानी से फ्लोट करते हैं। और कई बुक्स में ये भी लिख रखा है कि इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना रखा है इन्होंने, HOH ऐसे करके बना रखा है, ऐसे। और अगर आइस की बात करें तो आइस में भी ऐसे बना रखा है, OH ऐसे, फिर स्पेस आ गया, फिर HO, फिर OH, तो यहाँ पे फिर इन्होंने दिखाया स्पेस आ गया। तो ये स्पेसेस जो है ना, ये मैं भी पढ़ रहा था, उसमें भी लिखा हुआ था ओपन केस स्ट्रक्चर। हाँ, एयर स्पेसेस के वजह से यहाँ पर ये डेंसिटी इनकी कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बार बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, और जब हम बहुत सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं ना, फिर हमारा मिसमैच भी होने लग जाता है, गड़बड़ होने लग जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं।
कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर, पेज नंबर 9, एनसीईआरटी का पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ लिख रखा है 300 केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो 300 -273 सर, 27 डिग्री सेल्सियस। 300 माइनस 273, तो ये हो जाएगा 27 डिग्री। 27 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। 573 है, 573 300 केल्विन है, तो इसको कैसे करेंगे? -273 573 माइनस 273, तो ये हो जाएगा आपका 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, आसान इजी क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, वाटर? फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा? सर ये- वाटर इज गैस। ये 250 नहीं है, ये 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अच्छा 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ ये मिस प्रिंट था, गलत है इसमें, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 25 पे क्या होगा? लिक्विड। 25 पे ये लिक्विड स्टेट में होगा, और 100 पे क्या होगा? गैस। सर गैस, वेपर एंड लिक्विड। गैसियस स्टेट में होगा या वेपर और लिक्विड? लिक्विड क्यों होगा? liquid भी 100 डिग्री होगा। सेल्सियस पे वेपर स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। तो सिर्फ वेपर स्टेट में हो। हाँ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी सब्सटेंसेस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट को चेंज करते हैं तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है? उसका कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों होता है? फॉर एनी सब्सटेंसेस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? So, as all the extra heat is used up as latent heat of either fusion or vaporization, it is used to overcome the intermolecular force of attraction and convert the substance from a solid to a liquid or a liquid to gas. तो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएं या फिर लिक्विड से गैस की तरफ जाएं, जो हीट हम शुरू में देते हैं, जो हीट एनर्जी हम शुरू में देते हैं यहाँ पर, उन दोनों ही केस में ये जो एनर्जी है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होती है। जब वो डिक्रीज़ हो जाते हैं उसके बाद कन्वर्जन चालू होता है, उसके बाद एक्चुअल कन्वर्जन चालू होता है और फिर टेम्परेचर बढ़ता है, उससे पहले वो कांस्टेंट रहता है। सो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो हीट सप्लाई करी जा रही है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती है, डिक्रीज़ करती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती है और डिक्रीज़ करती है। तो हीट तो वहाँ यूज़ हो रही है, टेम्परेचर थोड़ी बनाने में यूज़ हो रही है, इसलिए Yes. कांस्टेंट रहता है। फोर्थ क्वेश्चन, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। ये मैंने कराया था आपको, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर के वजह से यहाँ पर एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। लिक्विफाई करने का क्या फ़ायदा है? अगर मैं कहूँ कि बताओ फ़ायदा क्या है लिक्विफाई करने से? सर ज्यादा कंप्रेस तो रहते हैं वो, हम्म, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो जाती है। हाँ, इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ईजी टू ट्रांसपोर्ट। जैसे अब सीएनजी है, उसको हमने सिलेंडर में भर के रख लिया, अगर हम वैसे लेके जाएं तो गुब्बारा बना के थोड़ी लेके जाएंगे। यस। हाँ। वाई डज द डेजर्ट कूलर कूल बेटर इन हॉट ड्राई? पेज नंबर 10 पे, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? हॉट ड्राई डे में वो बढ़िया काम करता है डेजर्ट कूलर, लेकिन अगर मॉइस्चरस hot टाइम dry- हो तब वो दिक्कत करता है। तो ऐसा क्यों होता है हॉट ड्राई डे में? सर हॉट ड्राई डे पे पहले तो सर हॉट होता है तो फिर टेम्परेचर ज्यादा होता है, हम्म, इस वजह से एवापोरेशन ज्यादा होती है, और ड्राई होता है मतलब ह्यूमिड होता है, और जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी सॉरी मतलब ड्राई होता है तो ह्यूमिडिटी नहीं होती है, और जितनी ह्यूमिडिटी कम होती है उतनी एवापोरेशन ज्यादा होती है, एंड evaporation has a cooling effect, thus desert cooler works better on a hot ride. हॉट ड्राई डे में दो चीज़ें होंगी, एक तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ह्यूमिडिटी कम होगी। ओके, और कूल डे में क्या होगा?
कोई ठंडा दिन है, उस दिन क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। तो इस केस में क्या होगा, इवोपोरेशन, और इस केस में क्या होगा, इवोपोरेशन। इसमें इवोपोरेशन अधिक होगा क्योंकि दोनों ही कंडीशन फेवरेबल हैं इवोपोरेशन के। और जब इवोपोरेशन अधिक होगा तो कूलिंग भी अधिक होगी, कूलिंग भी अधिक Yes. होगी। और यहाँ पर क्या है, ये दोनों विपरीत चल रहे हैं इवोपोरेशन के, तो ये इवोपोरेशन कम होगा और फिर कूलिंग भी कम होगी, कूलिंग भी कम होगी। तो शॉर्ट स्केच में ये है इसका। हॉट ड्राई डे में वो बढ़िया काम करता है क्योंकि दोनों ही कंडीशन उसके फेवरेबल आ जाती हैं, और कूल डे में दोनों ही कंडीशन उसके विपरीत जाती हैं, इन रिवर्स मोड चला जाता है, इस कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, वाई डज द वाटर कैप्ट इन एयर कैप्ट ऑन इन अर्दन पॉट, मटके में रखा जाता है तो वो कूल क्यों होता है समर के दौरान, कूल क्यों होता है समर के दौरान? सर क्योंकि मटका पोरस होता है, पॉट earthen pot is porous, thus water has an increased surface area and evaporation increases with surface area, thus and evaporation has a cooling effect, thus water is cool in an earthen pot. ओके। अर्दन पॉट में जो पोर्स होते हैं ना, स्मॉल पोर्स होते हैं, ये सर पॉट जो होता है सर वो पोरस होता है, तो फिर उसका सरफेस एरिया पोरस होता है और सरफेस एरिया भी है। पोरस होने के कारण से वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो धीरे धीरे बाहर आते रहते हैं, बाहर आते रहते हैं और एयर से, टेम्परेचर से इवोपरेट होते रहते हैं, होते रहते हैं। तो ये जो सरफेस है ये कूल रहती है और धीरे 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 एनर्जी अंदर से जो है वो कूल एनर्जी सारे यूज़ होती रहती है, हीट एनर्जी यूज़ होती रहती है बाहर की तरफ, तो ये अंदर का जो सब्सटेंसेस है वो कूल हो जाता है, इस कारण से ऐसा होता है ये। ठीक है। हाउ डज द वाटर कैप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर, तो इसका मेन कारण है वाटर कैप्ट इन अर्दन पॉट मटका कंटिन्यू टू इवापोरेट वाटर थ्रू देयर फाइन एयर होल्स, फाइन एयर होल्स, ये फाइन होल्स कह सकते हैं। Thus evaporation cause cooling. Finally, अगला क्वेश्चन है, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? ये आज ही कराया मैंने, acetone, petrol और perfume take heat from our palm. It take heat energy from our palm, that is and evaporate easily. That is why they cause cooling on our palm area. ओके, इजी क्वेश्चन है। परफ्यूम, एसीटोन और पेट्रोल, तीनों के केस में ऐसी होता है, वो कूलिंग करते हैं, कूलिंग इफेक्ट हमें महसूस होता है। लेकिन कई बार ड्राई आइस के केस में कूलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कम समय के अंदर कि वो सेल बर्न हो जाते हैं, सेल बर्न हो जाते हैं, बर्निंग सेंसेशन फील होती है बाद में। जब तक ड्राई आइस है तब तक तो ठंडा रहेगा, उसके बाद जब वो ड्राई आइस हट जाएगी और फिर वो पाम नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो जो एरिया टच में था ड्राई आइस के वो बर्न हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से इसका यूज़ करते हैं हम लोग। ड्राई आइस का पता है क्या करते हैं, जैसे किसी के हाथ में कोई घाव हो गया, चोट लग गई है या फिर कोई घाव हो गया जिसको हम क्योर नहीं कर सकते, तो उस हाथ को इतनी दूर हम ड्राई आइस में डाल देते हैं। ड्राई आइस में डालने के बाद यहाँ से वो हाथ कट जाएगा, इतनी आसानी से कट जाएगा कि उस व्यक्ति को पता भी नहीं लगेगा कि हाथ कटा है, क्योंकि वो ख़राब है और उसका जो ब्लड है या सब चीज़ है वो सब इधर जाएगा और पूरी बॉडी को ख़राब करेगा। तो फिर इसको यहाँ से रिमूव करना बेटर समझते हैं डॉक्टर्स, तो इसको रिमूव करते हैं इस तरीके से ताकि फील ना हो, महसूस ना हो और काम भी हो जाए। हालांकि एनेस्थीसिया वगैरह का यूज़ तो करते होंगे डॉक्टर, बिल्कुल करते होंगे। डू यू गेट द सर आइसक्रीम के साथ क्या चीज़? सर अगर ऑनलाइन स्विगी से आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं तो सर उसके साथ ड्राई आइस आती ड्राई आइस बनती ठंडी कैसे, होती ड्राई आइस बनती कैसे बताओ? सर कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके, कार्बन वेरी डाइऑक्साइड हाई को कंप्रेस प्रेशर, करके। वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये कंडीशन है उसको, लो टेम्परेचर। हाँ, उसको करने के लिए। लेकिन ड्राई आइस को हमें खाना नहीं है, we do not have to we not have to eat the dry ice because it is very dangerous। हम कार्बन डाइऑक्साइड खा रहे हैं, जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड खाएंगे
कार्बन डाइऑक्साइड खाएंगे तो ये हमारे या कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में रहेंगे तो ये हमारे हीमोग्लोबिन को ब्लॉक करेगा, और हीमोग्लोबिन ब्लॉक होंगे तो हमारी सांस फूलने लग जाएगी, है ना। इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, वो हीमोग्लोबिन को ब्लॉक करेगा, सांस फूलने लग जाएगी, मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारे को, और हम फेंट हो सकते हैं, किसी को ज़्यादा दिक्कत हो तो सांस दम घुट सकता है ना उसका। यस ओके, सर मैं कह रहा था कि सर आइसक्रीम के डब्बे के साथ में आती है, और उसके तरह क्या कहते हैं, और वो होता है क्या कहते हैं, आइस पैक होता है ना सर, उसके तरह आती है वो साथ में, साथ में आती क्योंकि है। ज्यादा देर तक वो। हाँ, लेकिन उसको आप आइडेंटिफाई यस। कर सकते हैं कि ये ड्राई आइस है और ये हाँ यस आइस सर, है। अलग से आती है, यस, हाँ ठंडा रखने के। हाँ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप? सॉसर किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय सॉसर? सर जो प्लेट होती है, कप के नीचे जो ये, प्लेट होती हाँ, है। ये जो हमने प्लेट ली है, यहाँ पे कप लिया है, इस जो प्लेट है ना, इसको ये किस लिए यूज़ होती है? प्लेट इसलिए यूज़ होती है ताकि इस कप में से कोई भी टी वगैरह स्पिल ना हो तो इस प्लेट में हो, किसी के हाथ पे ना हो, और किसी के उस पे मतलब पीते वक्त किसी के हाथ पे ना गिरे ये, तो इस सॉसर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जो है ना, क्या होता है, कई बार हम जल्दी में होते हैं तो इस चाय को सॉसर में ही ले लेते हैं पूरा का पूरा, इससे ये कूल जल्दी हो जाता है। कूल जल्दी हो जाता है क्यों? हमने क्या करा, ये अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। अगर ऐसा करा तो हमने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। सरफेस एरिया को बढ़ा दिया तो इवोपोरेशन बढ़ गया, इवोपोरेशन बढ़ गया तो कूलिंग बढ़ गई, और कूलिंग बढ़ गई तो फिर हम आसानी से बहुत जल्दी से इस चाय को निपटाए और फिर फुल स्विंग में बाहर निकल गए, ठीक अब जा रहे हैं, है ना। टाइम बचा लिया हमने ये करने के बाद। यस अगला क्वेश्चन, वाई व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर? समर में हम कौन से क्लोथ्स पहने, कॉटन के या कॉटन फिर के वुल सर, के? क्योंकि वो पोरस होते हैं। कॉटन के, वुल के, दोनों ही पोरस हैं कॉट- बताओ? वुल भी है, कॉटन भी है, दोनों पोरस हैं, कौन सा पहने? सर कॉटन पहनना चाहिए अर्नव सर, थोड़ा। क्योंकि वुल एयर को ट्रैप कर देता है। हम्म, वुल एयर को ट्रैप कर देता है और एयर इंसुलेटर होता है, इसलिए हमें ज्यादा गर्मी लगेगी अगर हम वुल के कपड़े पहनेंगे। इट ट्रैप्स एयर, ठीक है। ट्रैप्स एयर का मतलब है कि हीट हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाने देता है। ये बॉडी की सरफेस है, और हमने यहाँ पर वुल का कपड़ा पहन लिया, वुलन क्लॉथ्स पहन लिया, तो ये हीट को बाहर नहीं जाने देगा। हीट बाहर नहीं जाएगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी गर्म रहेगी, और ठंडियों के समय में तो ये फ़ायदा करेगा, कूल डे में होगा, समर विंटर डेज़ में ये फ़ायदा करेगा, लेकिन समर में ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। हमें बार बार प्यास लगती रहेगी, पसीने आते रहेंगे, और पसीने जल्दी से सूखेंगे नहीं वुल के क्लॉथ पहनने को। तो नायलॉन और भी मुश्किल है, नायलॉन में तो और भी ख़तरनाक हो जाएगा गर्मी के समय पे, ठीक है। जैसे रैसेस हो जाते हैं वो नायलॉन के क्लॉथ की वजह से होते हैं, गर्दन पे या आर्मपिट एरिया में, ठीक है, या लोअर एरिया में। कॉटन के केस में क्या होगा, ये बॉडी है, ये स्वेट निकाल रही है, ठीक है। स्वेट निकालने के बाद ये कॉटन के क्लॉथ इसको अब्जॉर्व कर लेंगे, इनमें पोर्स होते हैं, और एब्जॉर्व करने के बाद जब विंडी एरिया होगा या एयर चल रहा होगा, हवा चल रही होगी, पंखे के नीचे होंगे, तो ये ट्रैप करने के बाद इवोपरेट भी होते रहेंगे। तो इवोपरेट होते रहेंगे तो इट कॉज कूलिंग इफेक्ट। तो ये तो बहुत बढ़िया एक काम कर रहा है हमारा, कूलिंग, नेचुरल एयर कंडीशन हो गया, नेचुरल एयर कंडीशन मेंटेन कर रहा है हमारे लिए, है ना। यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे इन टेक्स्ट। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस स्केल। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस स्केल। फर्स्ट क्वेश्चन सर 300 फिर से हो जाएगा, क्या कहते हैं, 270 27 300 27। कैल्विन को हमने डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। सर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में तो फर्स्ट 293 है। हाँ, तो ये वाला तो हम पहले कर चुके हैं। ये वाला कर चुके हैं। 27 होगा ना सर ये तो।
ये मेरे पास जो बुक है उसमें शायद 300 था, तो 300 का आप क्या करेंगे बताइए। -273 सर होगा -273 करेंगे तो फिर आएगा 27। 27। ये करा, अभी तो करा है हमने। ये 573 सर में इन माइनस टेक्स्ट के टू, अंदर सेम दिया हुआ है। हाँ -273 करेंगे तो ये आएगा 300। क्या होगा 300 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू कैल्विन स्केल। कैल्विन स्केल में कन्वर्ट करिए। तो ये हमारे पास दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हम कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें 273 का एडिशन करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 कैल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कैल्विन इज इक्वल टू 298 डिग्रीज केल्विन 298 डिग्री सेल्सियस। सर 298 केल्विन 298। हाँ कैल्विन, यूनिट्स का ध्यान रखना है। हम नंबर जो अभी हम चेक कर रहे हैं 10th क्लास में, जिनके भी 38 37 जा रहे हैं ना, 38 37 39 40, उन सब की चेकिंग कैसे उन्होंने ले जा रही है। सॉलिड में एस लिखा नहीं लिखा, किलोग्राम में केजी लिखा नहीं लिखा, मीटर पर सेकंड लिखा है या मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। और अगर एनर्जी की बात करें 2 जूल लिखा है कि नहीं लिखा है। इस तरीके से हम स्टिक हो जाते हैं फिर यूनिट्स के ऊपर, उसके करने के ऊपर, सॉल्व करने के ऊपर हो जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है बहुत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नैप्थलीन बॉल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट एनी सॉलिड। सर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, क्योंकि नैप्थलीन बॉल जो होती है वो सब्लाइम है, इसलिए वो सब्लिमेट हो जाती है। तो इसका सिंगल आंसर है सब्लिमेशन की वजह से। फिर वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। परफ्यूम की स्मेल हमें आती है। सर लिक्विड में ज़्यादा डिफ्यूजन, लिक्विड में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो सर लिक्विड्स के पार्टिकल्स में, तो फिर वो ज़्यादा दूर तक जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी लिखूं क्या लिखूं? वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग। डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। हाँ, डिफ्यूज़न के बेस पे इसका आंसर देना है हमें। डिफ्यूजन सॉलिड में सबसे कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है, और गैसेस में उससे ज़्यादा होता है ना। तो और ये जो स्मेल परफ्यूम जो होता है ना, ये वॉलेटाइल कंपोनेंट है। वॉलेटाइल बहुत बार यूज़ कर दिया मैंने ये नाम। वॉलेटाइल कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ? विथ वेरी लो टेम्परेचर इट कन्वर्ट फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट विथ वेरी लो टेम्परेचर। बहुत जल्द ही ये वॉलेटाइल हो जाता है, अपना एनर्जी गेन करके तुरंत गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। सर जैसे एथेनॉल। हाँ, एथेनॉल का भी यही केस है, पेट्रोल का भी, डीजल का भी। तुरंत एनर्जी गेन करेंगे अपने इन्वायरमेंट से बहुत लो टेम्परेचर पे, और उस पर भी इवेपोरेट हो जाते हैं वो। तो एसीटोन ईस्टर का भी सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ये आसानी से हो गया हमारा। फिर अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस। वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस। तो सर सबसे पहले फिर कम होगा तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, फिर वाटर, फिर शुगर। हाँ, हम ये जानते हैं कि गैस का होता है, फिर लिक्विड का होता है, और फिर सॉलिड का होता है। तो गैसेस में यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, फिर वाटर, और फिर शुगर। इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर वाटर एट? फिजिकल स्टेट क्या होगा? फर्स्ट में लिक्विड, फर्स्ट सेकंड में सॉलिड एंड थर्ड में गैस। लिक्विड होगा, यहाँ पे सॉलिड होगा, और यहाँ पर गैस होगा, है ना। यस सर। गिव टू रीजन टू जस्टिफाई। अब रीजन वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं इसके अंदर ना। यस सर। हाँ, गिव रीजन टू रीजन टू जस्टिफाई। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर अगर रूम टेम्परेचर पे है तो वो लिक्विड में फॉर्म में होता है। क्यों होता है? तो रूम टेम्परेचर
is less than boiling point of water, yet more than melting point of water, melting point of ice. Thus, water is liquid at room temperature. कोई बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है? जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे 27 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है और इस कारण से ये लिक्विड स्टेट में रहता है। इसका फिक्स वॉल्यूम और इनडेफिनेट शेप रहता है इस टेम्परेचर पे। तो फिक्स वॉल्यूम और इनडेफिनेट शेप किसका होगा? लिक्विड का होगा। ओके। एन आर एल अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये अजीब सा क्वेश्चन है, कोई अगर नहीं जानता हो या पहली बार पढ़ा है तो वो कहेगा यार एक अलमारी तो सॉलिड ही होती है, ये क्या सवाल पूछ दिया? नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे? एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर आएंगी? क्योंकि आयरन अलमीरा का फिक्स्ड शेप है और डेफिनेट फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स शेप है। फिक्स्ड वॉल्यूम और डेफिनेट शेप यहाँ पर हमें आयरन अलमीरा का दिख रहा है। ठीक है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, और ये पानी की तरफ फ्लूइडिटी भी नहीं होती इसके अंदर। तो इस कारण से इनमें से किसी भी कारण को लिख देंगे। आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओके, आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आर नाउ ओके? Yes, sir. अगला क्वेश्चन, वाई इज आइस एट 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling? अगर आइस को 273 केल्विन पे लिया हमने, आइस का 273 केल्विन का मतलब क्या है? आइस एट 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। वेरी गुड। और यहाँ पे आइस एट रूम टेम्परेचर, नहीं, वाटर एट सेम टेम्परेचर। खुद से सोचो, पानी सर 0 वाटर डिग्री में सेल्सियस पे लिया है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होती है, इसलिए उसमें हीट एनर्जी ज्यादा होती है। इस वजह से आइस ज्यादा इफेक्टिव होता है कूलिंग में। अगर मैंने इनको हीट दिया, मान लीजिए ये हीट दिया और ये हीट दिया, ठीक है, माथे के ऊपर रखा है ना, माथे के ऊपर हीट होती है, तो आइस रखा है माथे के ऊपर और वाटर रखा है माथे के ऊपर, तो कूलिंग कौन देगा ज़्यादा? आइस देगा या वाटर देगा? Sir, ice. आइस देगा। तो क्यों देगा आइस? क्योंकि लेटेंट हीट आइस के पास ज़्यादा है। आइस के पास लेटेंट हीट ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा हीट लेगा तब जाके लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लेकिन पानी के पास लेटेंट हीट कम है, वो इजीली वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से ये इजीली वेपराइज हो जाएगा, तो कूलिंग इफेक्ट कम होगा और इसमें कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन ये हो गया। अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं बस। अब इसका आंसर तो मैं 1 सेकेंड पानी पी रहा हूँ बस। बताइए, व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? रोटी जब हम ले रहे होते हैं तो रोटी में से जो थोड़ी सी हवा निकलती है, हीट निकलती है वेपर की फॉर्म में, वो हमें ज़्यादा बर्न करती है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल बर्निंग। Sir, steam होगा इसका आंसर। Sir, steam होगा इसका आंसर। इसका स्टीम होगा। अर्नव, Yes, sir. स्टीम हैज़ मोर हीट एनर्जी स्टोर्ड इन इट। स्टीम के पास ज़्यादा हीट एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। क्यों होती है स्टीम के पास ज़्यादा हीट एनर्जी? अच्छा क्वेश्चन है, क्यों होती है हीट एनर्जी ज़्यादा होती है उसके पास, स्टीम के पास क्यों होती है? वो वर्ड चाहिए साइंस
हम आंसर की में वो कीवर्ड देखते हैं। यहाँ लिखा है मैंने यस स्टीम। सर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टीम में ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा गर्म लगता है। स्टीम वाटर, ओके। स्टीम में क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम होती है, ज़्यादा होती है? सर स्टीम में ज्यादा होती है। स्टीम में ज़्यादा होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी उसके पास हीट ज़्यादा है, छुपी हुई है। और यहाँ पे हीट है लेकिन वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के को तोड़ने में ही लग जाएगी, और यहाँ पे टूट चुका है, तो ये ज़्यादा अच्छा बर्न करेगा, है ना। एक हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है आपको पता है ना, कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है, आप किसी हॉट चीज़ को छुओगे तो आपको हीट या कूल महसूस होगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस को महसूस कर पाओगे। एक होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन होता है ना डिफ्यूज़न, हाई से लो की तरफ। इसके गर्म पानी के अंदर हमने ठंडा पानी मिला दिया, तो गर्म पानी क्या करेगा, इसको मूव करके पूरा इसको एक्विलिब्रियम पे ले आएगा, एक्विलिब्रियम पे ले आएगा। तो ये हो गया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। और भी कोई तरीका है हीट को ट्रांसफ़र करने का? कंडक्शन एक तो आपने स्पर्श किया, टच किया। कन्वेक्शन का मतलब है रेडिएशन। हाँ, और तीसरा है रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में ये होता है कि आप तो रेडिएशन में बिना मीडियम के ट्रैवल करता है। वैक्यूम में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं हीट को, वैक्यूम में भी यस ट्रांसफ़र कर सकते हैं हीट को। एग्जांपल ये है कि यहाँ पर चाय बना रही हैं आपकी मदर, अब आप किचन डोर पे खड़े हो, तो किचन डोर पे भी आपको हल्के हल्के पसीने आ रहे हैं। ये तो चलो मीडियम ले लिया आपने, एयर मीडियम के उस पे जा रहा है, एयर से जा रहा है, लेकिन सन इतना दूर है और काफ़ी एरिया ऐसा है जो वैक्यूम स्पेस है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, और उसके बाद भी हमें हीट महसूस हो रही है। तो ये रेडिएशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो स्टीम तो डायरेक्टली कांटेक्ट में हम आते हैं वेपर के, उसमें हीट ज़्यादा होती है और वाटर में कम होती है। गर्म पानी से हाथ कम जलेगा और छाले नहीं होंगे या रेयर होंगे, लेकिन स्टीम से छाले हो जाएंगे ज़्यादा जल्दी। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन तो हमने पहले से ही कर रखा है। अब यहाँ मुझे जल्दी से बता दो कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, ए बी सी डी ई सर, एफ। ए है फ्यूजन, बी है तीन बी है वेपराइजेशन। हाँ, 3 हृदय बताएगा और 3 अर्णव बताएंगे ना। ए बताओ। ए हृदय। सर ए फ्यूजन है। ए फ्यूजन है। बी इज यस वेपराइजेशन। वेपोराइजेशन and C is सर कंडेंसेशन। condensation. Yes, Arnav, your term. Sir, D is solidification. D is solidification. Sir, F is sublimation or deposition. F is sublimation. F is sublimation. बताओ। Sir, deposition. हाँ, deposition. And sir, E है A is sublimation. और कंडीशन क्या है, हम यहाँ पर इंक्रीज हीट एंड हीट को बढ़ा रहे हैं और प्रेशर को कम कर रहे हैं। यहाँ पर हीट को कम कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तभी ये चीज़ें हो पा रही हैं,